छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण का प्रथमः पाठ अर्थात पहला पाठ संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने व समझने से पहले हमें उसकी वर्णमाला को पढ़ना व समझना अति आवश्यक है। यानी इसकी वर्णमाला में कितने व कौन कौन से वर्ण आते हैं उनके विषय में जानकारी होना अत्यधिक जरूरी है। वर्ण क्या है? छात्रों, आपने हिंदी में भी वर्ण के विषय में पढ़ा होगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उसी प्रकार संस्कृत में भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके द्वारा हम अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उस भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है और इसके खंड नहीं किए जा सकते। कहने का तात्पर्य है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क, ट, त, प आदि। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। छात्रों, हिंदी व संस्कृत की वर्णमाला लगभग समान होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जो सही क्रम में लिखा हो। सही क्रम से तात्पर्य है कि वर्णमाला का जो क्रम निश्चित है वह उसी क्रम में हो। जैसे आ के बाद आ ही हो और आ के बाद ई हो और ई के बाद ई ही आए, और जैसे क के बाद खा आए और खा के बाद ग आए। अगर वर्णों का समूह है किंतु आगे पीछे क्रम में है तो वह वर्णमाला नहीं कहलाएगी। इसलिए कहा है कि सही क्रम में लिखे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्ण भेद। संस्कृत में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम वर्ण के प्रथम भेद स्वर के विषय में पढ़ेंगे। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं। स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए स्वर की परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार इस संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। इन 13 स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वर होते हैं ह्रीश्व स्वर, अर्थात लघु स्वर, यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, लिरी को मिलाकर कुल 5 ह्रीश्व स्वर होते हैं। दूसरे स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, यानी जिनको बोलने में ह्रीश्व स्वर से अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है: आ, ई, उ,
री। इसके बाद अंतिम स्वर होते हैं संयुक्त स्वर, जिसका अर्थ है ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने हो। इनकी संख्या भी 4 होती है, ए, आई, ओ, औ। ये चारों स्वर किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे ए आ तथा आ और ई तथा ई से मिलकर बना है। इसी प्रकार आई अ या आ तथा ए या आई से मिलकर बना है। ओ आ या आ तथा ऊ या ऊ से मिलकर बना है। इसी प्रकार औ भी आ या आ तथा ओ या औ से मिलकर बना है। इस प्रकार 5 ह्रस्व स्वर, 4 दीर्घ स्वर तथा 4 संयुक्त स्वरों को मिलाकर कुल 13 स्वर होते हैं। वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी जिनको स्वरों के बिना बोला ही नहीं जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। हलंत एक तिरछी रेखा होती है जो कि कोष्ठक में दी गई है, उसको व्यंजन के मूल रूप के साथ लगाया जाता है। जैसे कि नीचे उदाहरण में दिया गया है, क व्यंजन का मूल रूप होता है क में हलंत क। प व्यंजन का मूल रूप होता है प में हलंत। जब व्यंजन में किसी स्वर का प्रयोग होता है तो हलंत का लोप हो जाता है। अर्थात जब हम किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो हलंत हट जाता है और उस व्यंजन में स्वर की मात्रा लग जाती है। क्योंकि जब व्यंजनों में स्वर जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप की बजाय मात्रा के रूप में लगते हैं। जैसे नीचे उदाहरण में दिया गया है, क में जब आ जोड़ते हैं तो का बन जाता है और उस का में आ की ध्वनि आती है। क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए का में भी कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार जब का में ई जोड़ते हैं तो की बन जाता है और का में ई की मात्रा लग जाती है और ई की ध्वनि आती है की। इसी प्रकार जब चा में आ जोड़ते हैं तो चा बन जाता है और ता में ऊ जोड़ते हैं तो तू बन जाता है। अन्य उदाहरणों को आप भी करके देख सकते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों के समान व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन और ये 25 होते हैं, क से लेकर मा तक। इन स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार ये 25 होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें आते हैं क, ख, ग, घ, ण। दूसरा वर्ग है च वर्ग, जिसमें आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, जिसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग है ट वर्ग, जिसमें आते हैं त, थ, द, ध, न। और अंतिम वर्ग है प वर्ग, जिसमें आते हैं प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होने के कारण स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं।
दूसरे व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसमें 4 वर्ण होते हैं, जो हैं य, र, ल, व। इसके बाद अंतिम व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें भी 4 वर्ण होते हैं, श, श, स, ह। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिलाकर 33 व्यंजन। इसके अलावा संस्कृत में कुछ अयोगवह होते हैं, इनका भी वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है। अयोगवह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें केवल चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। अयोगवह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, जिनका चिन्ह कोष्टक में दिया गया है, अर्थात अंग और अह, जैसे हंस, पंख, प्रातः, नरः। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हो, जैसे क और श से मिलकर क्ष बनता है, त और र से मिलकर त्र बनता है, ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है। ये तीनों वर्ण 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। ये 3 व्यंजन भी वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कक्ष, छात्र, यज्ञ आदि। छात्रों, आपने इस वीडियो में संस्कृत वर्णमाला को पढ़ा व समझा। उम्मीद है कि आपको यह वर्ण परिचय नामक विषय वस्तु अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, यानी कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, जिन्हें आपको याद करके अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, स्वरान व्यंजनानि च स्मरणं कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिकासु लिखत। अर्थात स्वरों और व्यंजनों को याद करके अपनी कॉपी में तालिका बनाकर लिखना है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वर्णेभ्यः स्वरान व्यंजनानि च पृथक पृथक कृत्वा उचित स्तंभेषु लिखित। इस प्रश्न में आपको नीचे कुछ स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा गया है, उनमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। प्रश्न 3, ऊष्म अंतस्थ वर्णान पृथक कृत्वा लिखित। इसमें भी आपको नीचे ऊष्म और अंतस्थ वर्ण मिलाकर लिखे गए हैं, उनमें से ऊष्म वर्णों को एक कॉलम में और अंतस्थ वर्णों को एक कॉलम में अलग अलग करके लिखना है। अगला प्रश्न, पंच शब्दान लिखत ये अनुस्वार युक्तः सन्ति। इस प्रश्न में आपको कोई ऐसे 5 शब्द लिखने हैं जिनमें अनुस्वार लगा हो। धन्यवाद।